Hello dear student, myself Vishal Thakur. I am faculty at V Schoolers Academy, and today we are going to discuss a very important topic, which is particle in a box in infinite square well. So this is going to be our lecture number 6 of GATE 2025 series. You can also watch our previous lecture at the same channel. So without doing much ado, let's start the discussion. So our today's topic is particle in a box, in which we are going to discuss translational motion in a bounded region. Translational motion of subatomic particle in a bounded region. For example, if we talk about any conjugated system, for example 1,3-butadiene, in this we can see that the pi electron can move from one side to the other side, and we can study the translational motion of this pi electron from one side of the box or one side or the one end of this molecule to the other end. So this system is very important to study the translational motion of particle, of subatomic particle. So let us move. बोन ओपेनहाइमर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया, टू स्टडी द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वी कीप इट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मोशन, दैट इज रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक. अगर आप किसी भी सबएटॉमिक पार्टिकल के ट्रांसलेशनल मोशन को आप डिस्कस कर रहे हो तो आपको रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक मोशन से उसको क्या रखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा. तो चलिए हम ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं. मान लेते हैं कि कोई भी जो हमारे पास पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर सकता है. Let us consider free particle is confined to move in a 1D box length 0 to L. In this length, particle is free to move and no force is acting upon it. Potential energy is constant, and to avoid mathematical complication, put V is equal to 0 inside the box and V is equal to infinite outside and on the wall of the box. समझाते हैं जी. मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, मान लीजिए ये ब्यूटाडाइन था, ये कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ था. पार्टिकल जो है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इस तरीके से इस एंड तक मूव कर सकता है. तो अगर मैं इसको एक बॉक्स मान लूँ जिसकी बाउंड्री यहाँ पे होगी और जिसकी बाउंड्री में क्या मान लूँ, इसकी लेंथ जो मान लूँ वो 0 से L मान लूँ, पार्टिकल जो है फ्रीली इस लेंथ में मूव कर सकता है. पर पार्टिकल इसकी वॉल पे और पार्टिकल इसके बाहर जंप करके नहीं जा सकता. इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बाहर क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं, सो दैट ये जो पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स है वो बाहर ना जा सके, टू अवॉइड टनलिंग. ओके. एंड जो पार्टिकल है वो हमेशा अंदर फ्रीली मूव करता रहे, उसके लिए हमने इनसाइड द बॉक्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली है, 0 मान ली है, 0 कंसिडर कर ली है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फार वी हैव कंसिडर्ड a quantum mechanical system of a particle trapped in 1D box. Now, suppose that we need to find various physical properties associated with different state of the system. Had it been a classical system, we would use simple formula from classical mechanics to determine the value of different physical properties. ये कहना चाह रहा है कि इसको हम, ये एक 1D बॉक्स की तरह बन गया है और इसमें अगर हमें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जाननी हो, जो भी इसमें डिफरेंट स्टेट्स बनेंगी उसकी, या इस पार्टिकल से रिलेटेड जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, अगर उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हम क्लासिकल फॉर्मूलाज को यूज़ नहीं कर सकते. अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो इरेशनल आएंगे. हाउएवर, बीइंग अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, वी कैन नॉट यूज़ दोज एक्सप्रेशन बिकॉज दे वुड गिव अस इरेशनल रिजल्ट. Therefore, we need to use the postulates of quantum mechanics to evaluate various physical properties. बहुत अच्छी बात है जी. तो उस क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स को यूज़ करने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ माननी पड़ेगी. लेट साई बी द फंक्शन दैट डिस्क्राइब ऑल द स्टेट्स ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स. ओके. एट दिस पॉइंट वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन साई. हमने क्या किया, एक साई था फंक्शन जिसको मान लिया कि जो डिस्क्राइब करेगा सारी की सारी स्टेट को 1D बॉक्स में उस पार्टिकल की. हो सकता है मतलब अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग आ जाएगा बाद में, अभी हम साई मान लेते हैं. ओके. अभी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन उस साई के बारे में नहीं, यानी कि हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन साई का नहीं है. इसको हम सोल्व करके निकालेंगे और वो किससे निकलेगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकलेगा. आगे बढ़ते हैं. नेवरदलेस वी नो दैट देयर इज वन ऑपरेटर दैट डज नॉट नीड द एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन ऑफ वेव फंक्शन बट यूजेस द सिंबॉलिक फॉर्म only, the Hamiltonian operator. The operation of Hamiltonian operator over this symbolic form can be rearranged to give to construct the Schrodinger wave equation, and we all know that the wave function as well as energy both are obtained as this second order differential equation is solved. ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको इस साई जो कि आपने कंसीडर किया है वेव फंक्शन ऑल द स्टेट्स का, उसको आप निकाल सकते हो
सोल्व करके श्रोडिंगर इक्वेशन को। और बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन में होता क्या है, आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को उस वेव फंक्शन पे लगाते हो और आपको एनर्जी और वेव फंक्शन दोनों ही इस इक्वेशन को सोल्व करके निकाल सकते हो। तो चलिए हम वही करते हैं, हम इस सिस्टम के लिए, इस 1D बॉक्स के लिए, इस 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन और एनर्जी की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है SI इज इक्वल टू ई साई। हमारे पास है श्रोडिंगर इक्वेशन SI इज इक्वल टू ई साई। अगर मैं इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को खोल दूं तो ये बन जाएगा माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको वन डायरेक्शन में रखूं प्लस में v इनटू में साई इज इक्वल टू ई साई। ये आपका जो है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। बहुत बढ़िया। चलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं सो दैट कि ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं हमारा जो बॉक्स है वो कैसा सा है, कुछ ऐसा सा है जिसमें इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, 0 है। और अगर आउटसाइड द बॉक्स और वॉल ऑफ द बॉक्स की बात करें तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट है। और इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है इन वन डायरेक्शन, और बॉक्स की लेंथ हमने ले रखी है 0 से n। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है। तो अगर मैं देखूं पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स क्या है, 0 है। तो v को मैं 0 रख सकता हूँ माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 0 इनटू में साई इज इक्वल टू ई साई। ये हमारा कुछ बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर इनटू में साई इज इक्वल टू ई साई। थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, 2m ऊपर चला जाएगा इक्वल टू माइनस 2m ई साई बाय एच कट का स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 2m ई ओवर एच कट का स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2m ई ओवर एच कट का स्क्वायर है इसको मैं के स्क्वायर मान लेता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं तो इसके दो तरह के सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएंगे, जिसमें एक होगा साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस में बी कॉस के एक्स, और जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो होगा साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई के एक्स प्लस में बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, जहाँ पे जो के है वो है हमारा 2m ई ओवर एच कट का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर की वैल्यू है, के जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई ओवर एच कट का स्क्वायर आएगा। तो चलिए एक सॉल्यूशन को लेके हम आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा सॉल्यूशन होगा साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, अगर आपकी x की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है हमारा बाउंड्री यानी वॉल ऑफ द वॉल पे नहीं आ सकता, क्योंकि वॉल पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इनफाइनाइट है। तो वॉल पे एज वेल एज आउटसाइड द बॉक्स आपका पार्टिकल पाया नहीं जा सकता, और इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है। तो अगर मैं बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l को लूँ तो x इज इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल नहीं पाया जाएगा, इवन x इज इक्वल टू l पे भी आपका पार्टिकल पाया नहीं जाएगा। तो दोनों ही केस में वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, यानी पार्टिकल वहाँ पे पाया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हम पहली बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा साई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए साइन के 0 प्लस बी कोस के 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, कोस 0 जो होता है वो 1 होता है। तो साई इज इक्वल टू 0, तो 0 क्या आ जाएगा आपका, ए कोस 0 1 होगा जी, इंटू 0 प्लस बी इंटू 1। तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ से 0 आ गई। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो अगर मैं इस v इक्वल टू 0 को इक्वेशन 1 में रखूँ तो हमारा कुछ ऐसा सा आ जाएगा, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स आफ्टर पुटिंग 2 in 1। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया, आपका वेव फंक्शन आ गया। नाउ हमारे पास जो साई की वैल्यू आ गई वो है ए साइन के एक्स। Now let us use the second boundary condition, which is when x is equal to l, psi becomes 0. So psi becomes 0 when sin k into l, when x is equal to l. तो यहाँ तो either in this case either a is 0
और साइन के एल इज ज़ीरो। बोथ ऑफ देम एक साथ जीरो नहीं हो सकते। क्यों? अगर दोनों ही जीरो होंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन आया था, सॉल्यूशन क्या था? साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। तो हमारा बी तो जीरो आ ही गया था ऑलरेडी। अगर ए भी जीरो आ जाएगा तो ये हमारा पूरा का पूरा वेव फंक्शन ही क्या हो जाएगा? जीरो, विच इज़ जो एक्सेप्टेबल हमारा नहीं होगा। तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। अगर बी जीरो आ गया यानी ये टर्म तो हमारी वैसे ही वैनिश हो गई। अब हमारा या तो ए जीरो आएगा, क्योंकि हमने दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई, या तो ए जीरो आएगा या ए जीरो आएगा। ए जीरो हो नहीं सकता, तो बचा क्या? दिस पार्ट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं देखूँ तो ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हमारा जीरो क्या आएगा? साइन के एल इज इक्वल टू जीरो। तो साइन के एल इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू साइन जीरो कब होता है? जब साइन एन पाई के बराबर होता है। एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो के एल किसके बराबर आ जाएगा? मेरा एन पाई के बराबर आ जाएगा। और के किसके बराबर आ जाएगा? एन पाई बाय एल के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हमारी जो n की वैल्यू है वो जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं n जीरो रखूँगा तो हमारा अगेन वेव फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जो हमारी k की वैल्यू है के एन पाई बाई एल, के इज इक्वल टू एन पाई बाई एल, इसको मैं किस में रख रहा हूँ? इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, जो इसको मैं 1 मान लेता हूँ। तो हमारा जो साई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए साइन एन पाई बाई एल एक्स। ये हमारा वेव फंक्शन आ गया। अब मुझे इस a की वैल्यू चाहिए सो दैट कि मुझे पूरा का पूरा वेव फंक्शन मिल जाए। इस a की वैल्यू को निकालने के लिए मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। वो क्या कहता है भैया? हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर नॉर्मलाइज्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अननॉर्मलाइज्ड है तो साई स्टार अननॉर्मलाइज इंटू एन स्क्वायर डी टो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इस केस में? 1 आएगी। तो हमारा ये जो वेव फंक्शन है ये भी अभी अननॉर्मलाइज्ड है। सपोज इस ए को ही मैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मान लेता हूँ और इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एल। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉक्स है वो 0 से एल लेंथ का ही था। 0 टू एल ए स्क्वायर साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये जो इंटीग्रेशन इसका आएगा वो आएगा हमारा एल बाई टू इक्वल टू 1। और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? रूट 2 बाई एल। अगर इसको अगेन मैं वेव फंक्शन में रखूँ तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल। ये हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया 1D बॉक्स का। अब आते हैं एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए। हमने देखा जो के स्क्वायर था वो हमारा क्या आया था? 2me ओवर एच कट का स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या आई थी हमारी? के की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी वो आई थी एन पाई बाई एल के बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एन पाई बाई एल का स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 2me ओवर एच कट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ई क्या हो जाएगा मेरा? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाय 2m एल स्क्वायर। हमें पता है एच कट क्या होता है? h बाई 2 पाई। तो अगर मैं उसको रखता हूँ तो एनर्जी क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8m एल स्क्वायर। ये जो n है ये जो है हमारा क्वांटम नंबर है और ये किस में है? 1D बॉक्स में है, यानी कि x डायरेक्शन में क्वांटम नंबर है। तो इसको मैं nx स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो जो हमारी एनर्जी है उसकी सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, यानी इट मीन्स एनर्जी जो है वो हमारी क्या हो गई है? क्वांटाइज्ड हो गई है। नेक्स्ट आते हैं वेव फंक्शन पे। क्या वेव फंक्शन भी क्वांटाइज्ड है? बिल्कुल, वेव फंक्शन में भी हमारा एन आ रहा है। इट मीन्स जो वेव फंक्शन है वो भी हमारा कैसा है? क्वांटाइज्ड है, यानी कि जो पार्टिकल है वो क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो कर रहा है। बहुत बढ़िया, यानी कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर हम क्लासिकल लॉज को यूज़ करके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को निकालने की कोशिश करते तो वो हमारी जो वैल्यूज़ आती वो इरेशनल, यानी कि वो गलत आती। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमारी दो चीज़ आई, साई एन यानी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आया विच इज़ रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, और एनर्जी की वैल्यू आई, और एनर्जी की वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स आई विच इज़ एन एक्स का स्क्वायर एच स्क्वायर 8m एल स्क्वायर। तो इन नेक्स्ट इज आर प्लॉट ऑफ साई एन साई स्क्वायर। जो साई है अभी हमने निकाला वो है रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल। मुझे इसको प्लॉट करना है 0 से l में n इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो साई n की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल। अब मुझे देखना है ये कहाँ कहाँ पे
कहाँ पे जीरो आ रहा है और कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। तो अगर मैं जीरो की बात करूँ तो x इज इक्वल टू जीरो रखूँगा तो साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि साइन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x इज इक्वल टू एल रखूँगा अगेन, तो x इज इक्वल टू एल रखूँगा तो l बाय एल से, यानी कि जो साई की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी √2/l साइन पाई l बाय एल, और जो साइन पाई होता है एल से एल कट जाएगा तो साइन पाई जो होता है वो जीरो होता है, अगेन वैल्यू जीरो आएगी, यानी कि हमारा x इज इक्वल टू जीरो पे और x इज इक्वल टू एल पे हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। अगेन हम देखते हैं साई मैक्सिमम कब आएगा, साई मैक्सिमम तब आएगा जब साइन की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम आएगी। अब अगर मैं साइन का ग्राफ देखूँ तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, साइन जीरो पे जीरो आता है और पाई बाय टू पे मैक्सिमम आता है, कुछ इस तरह का ग्राफ उसका आता है। और अगेन साइन पाई पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, साइन ये पाई आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो 3π/2 पे वो नेगेटिव -1 आ जाएगा, यानी कि ये +1 आएगा और यहाँ पे जीरो आएगा। अगेन 2π पे जीरो आ जाएगा और 5π/2 पे वो फिर से +1 आएगा। अब देखते हैं कि भाई हमारा π/2 पे साइन की वैल्यू क्या आ रही है। तो हमारा जो वेव फंक्शन था n इज इक्वल टू 1 के लिए वो आ रहा था √2/l साइन πx/l। इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन जो होगा वो 1 के बराबर आएगा। तो अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं साइन πx/l को मैं इक्वेट कर दूं साइन π/2 से, तो हमारा जो साइन से साइन कट जाएगा और πx/l π/2 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ पाई से पाई काटने के बाद l/2, यानी l/2 पे जो साई n है वो क्या आएगा, हमारा मैक्सिमम आएगा। अब देखते हैं 5/2 पे भी साइन मैक्सिमम आ रहा है, तो अगर मैं 5/2 की वैल्यू रखूँ तो क्या आएगा, साइन πx/l साइन 5π/2 इसकी वैल्यू रखूँ तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, पाई से पाई काट दूंगा तो πx/l इज़ 5π/2, पाई से पाई काट दो आप तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5l/2 विच इज़ 2.5l, और जो हमारा बॉक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से l के लिए है। तो ये जो है बाउंड्री से बाहर जा सकता है, बाहर जा रहा है जहाँ पे आपका पार्टिकल पॉसिबल है ही नहीं। इट मीन्स जो हमारा n इज इक्वल टू 1 के लिए वेव फंक्शन का प्लॉट होगा वो होगा कुछ ये, जो कि मैक्सिमम आएगा आपका किस पे, l/2 पे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सेम चीज़ करते हैं हम n इज इक्वल टू 2 के लिए। जब n की वैल्यू क्या होगी, आपकी 2 होगी, तो वेव फंक्शन हमारा अगेन सेम ही है √2/l साइन nπx/l। n की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 2 ले ली, तो ये हो जाएगा साइन 2πx/l। अब इसको मेरे को देखना है कि कहाँ कहाँ पे जीरो होगा और कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो कहाँ कहाँ होगा। तो √2/l है हमारा, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी तो जीरो हो जाएगा। तो अगेन साइन 2πx/l पे देखूँ तो मैं क्या रखता हूँ भैया, मैं साइन nπ पे ये क्या आएगा, मेरा जीरो आएगा, या फिर मैं कहूँ साइन 0 पे मेरा ये जीरो आएगा। तो साइन 0 होगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू, तो अगर मैं साइन 2πx/l की वैल्यू बाउंड्री पे निकालूं तो कुछ ऐसा सा आ जाएगा। अगर x 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 2π0/l। तो साइन 0 क्या होगा, 0, तो यानी बाउंड्री यानी साइन 0 पे तो ये 0 आएगा। अगेन नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू वैल्यू l होगी तब क्या आएगा, तो मेरा साइन 2πx/l है, यानी कि साइन 2πl/l हो जाएगा। तो साइन 2π अगेन ये क्या आ रहा है, 0, यानी बाउंड्री पे अगेन मेरा क्या आ रहा है, पार्टिकल 0 पे ही आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि बाउंड्री पे भी की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। अब देखते हैं क्या इन बिटवीन द बाउंड्री कहीं पे 0 आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इनमें बीच में कहीं पे 0 आ सकता है साइन 2πx/l। तो देखते हैं साइन 2πx/l को मैं इक्वेट कर देता हूँ साइन पाई से, साइन पाई पे 0 आता है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 2πx/l हमारा आ जाएगा पाई के बराबर, पाई से पाई काट दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, l/2, बिल्कुल ये बाउंड्री के अंदर है, यानी कि l/2 पे हमारी जो साइन की इस वेव फंक्शन की n इज इक्वल टू 2 के लिए जो वेव फंक्शन आया उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखते हैं कहीं पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है, तो मैक्सिमम कब आएगा, साइन 2πx/l की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, जब वैल्यू π/2 होती है। तो π/2 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा भाई, x की वैल्यू पाई से पाई काट दो, x की वैल्यू आ जाएगी l/4, यानी l/4 पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम। तो वन साइड ऑफ द बॉक्स का वेव फंक्शन तो मुझे समझ आ रहा है, कुछ ऐसा ऐसा आएगा। अगेन देखते हैं कि कहीं पे मिनिमम या मैक्सिमम आ सकती है। तो अगेन देखता हूँ मैं इसको, अगर मैं 5π/2 के इक्वल रख दूँ तो मैक्सिमम आनी चाहिए थी। तो 2πx/l इज इक्वल टू साइन 5π/2, और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 2πx/l 5π/2
एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ से पाई से पाई काट दूंगा इज इक्वल टू 5/2 5/4L, ये आ जाएगा 1.25L। तो L ये बाहर जा रहा है यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई दूसरी पॉसिबल वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी? सिर्फ L/2 पे। और देखते हैं कहीं पे मिनिमम आ सकता है क्या? तो मिनिमम अगर मैं फिर से वेव फंक्शन देखूँ तो कुछ इस तरीके से चल रहा है ना वेव, हमारा साइन का वेव फंक्शन। तो 0 पे 0 आ रहा है, π/2 पे मैक्सिमम आ रहा है, फिर पाई पे 0 आ रहा है, फिर ये जो है आपका 3π/2 इस पे क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। तो देख लेते हैं, इसको रखने से बात बनती है कि साइन 2πx/L इज इक्वल टू साइन 3π/2। अगर मैं रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? पाई से तो पाई काट दो, 3/2 था 3/4 हो जाएगा, 3/4L। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4L। यानी इस वैल्यू पे मेरा जो वेव फंक्शन है वो कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो ये बाउंड्री के अंदर भी आ रहा है, इट मीन्स हाँ। तो अगर मैं देखूँ साइन n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए जो वेव फंक्शन था उसका प्लॉट देखूँ उस साई का, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि 0 होगा L/2 पे, 0 होगा 0 x इज इक्वल टू 0 पे, और 0 होगा x इज इक्वल टू L पे। अगेन मैक्सिमम होगा किस पे? L/4 पे, और मिनिमम होगा हमारा किस पे? 3L/4 पे। तो ये हमारा प्लॉट आ जाएगा। ऐसे ही हम किसके लिए निकाल सकते हैं? n इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो प्लॉट कुछ इस तरीके से आता है। अगर मैं देखूँ तो x इज इक्वल टू 0 है तो 0 आ रहा है, L है तो 0 आ रहा है, और अगर इस बॉक्स को हाफ में डिवाइड कर दूँ तो L/2 पे मेरा नेगेटिव आ रहा है, L/6 पे मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, L/2 पे मेरा नेगेटिव आ रहा है, अगेन 5L/6 पे मेरा पॉजिटिव आ रहा है, और L/3 पे एंड 2L/3 पे मेरा 0 आ रहा है। क्या? साई का प्लॉट। तो अगर सबको मैं एक साथ दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की बात दिखेगी मुझे। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये आया और ये आया। 1 में हमारा प्लॉट कुछ इस तरीके से आएगा, 2 में हमारा प्लॉट कुछ इस तरीके से आएगा, और 3 में हमारा प्लॉट कुछ इस तरीके से आएगा। अगर इसको समझूं तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो जो हमारा पार्टिकल है वो बीच वाले पोर्शन में पार्टिकल ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, एंड में क्या करना चाह रहा है? कम टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 की बात करूं तो बीच में वो पार्टिकल अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड होने की बीच में है ही नहीं। अगर मैं देखूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड होने की जो है ज़्यादा कहाँ है? L/4 पे, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड होने की कहाँ है? यहाँ पे L/6 पे। अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है साइड में अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है, बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। नाउ द नेक्स्ट इज द प्लॉट ऑफ साई स्क्वायर। हमें पता है जो भी साई है अगर उसको स्क्वायर करूंगा तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 की बात करूं और उसमें ही मैं साई स्क्वायर का प्लॉट लूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव भी होगा और 1 वाले से जो इनिशियल साइन था उससे ज़्यादा होगा। अगर 2 वाले में देखूँ तो वो पॉजिटिव आएगा इसके ऊपर, और इसमें देखूँ तो वो इसमें भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। अगर 3 में देखूँ तो वो 1, 2 और 3 इस तरीके से आएगा। तो ये था हमारा प्लॉट साई एंड साई स्क्वायर के। नेक्स्ट इज आर फीचर्स ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स। फीचर्स ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स, जो हमारा सबसे पहला फीचर्स है वो कहता है फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द बॉक्स एंड द वेवलेंथ इट इज क्लियर दैट लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ L/2। जो हमारी लेंथ है वो इंटीग्रल मल्टीपल आएगी λ/2 के। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? जो हमारी एनर्जी थी वो क्या आई थी? n²h²/8ml²। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। जो हमारी एनर्जी होती है वो p²/2m भी होती है, जहाँ पे p क्या है? हमारा मोमेंटम है। इसको आप निकाल भी सकते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? हमारी हाफ mv²। इसको m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दो, m²v²/2m आ जाएगा, और mv क्या है? हमारा p होता है, तो p²/2m आ जाएगा। ऐसा सा कुछ आ जाएगा। अब हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mb या फिर h/p, ऐसा सा कुछ आ जाएगा। तो p क्या हो जाएगा? h/λ। इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो n²h²/8ml² किसके बराबर आ जाएगा? मेरा h²/λ²/2m, ऐसे कुछ आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? लैम्डा, या तो मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ या मैं एल की वैल्यू निकालूँ। तो अगर मैं एल की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा? n λ/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये प्रूफ करता है कि जो हमारी लेंथ ऑफ द बॉक्स है वो इंटीग्रल मल्टीपल है λ/2 के। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो एवरी λ/2 के बाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं n1 रखूँ तो l क्या हो जाएगा? λ/2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो हमारी लेंथ है वो λ/2 के ही बराबर है। तो ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्या है? अगर मैं n2 रखता हूँ तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 λ/2, यानी कि ये क्या आ जाएगा? लैम्डा। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ
तो ये जो पूरी लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय 2 के बराबर है। तो यानी कि एक तो ये आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा हमारा ये। तो एवरी लैम्डा बाय 2 के बाद क्या हो रहा है, ये लैम्डा बाय 2 है हमारा और ये लैम्डा बाय 2 है हमारा। तो एवरी लैम्डा बाय 2 के बाद हमारा क्या हो रहा है, हमारा पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड होने की क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। यानी कि हमें क्या मिल पा रहा है, नोड मिल जा रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमारी वेव होती है वो पूरी की पूरी, एक पूरी वेव जो होती है वो इतनी होती है, एक पूरी वेव जो होती है वो इतनी होती है। ये पूरा हमारा लैम्डा है। तो लैम्डा बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हमारा हो जाएगा, ये हमारा लैम्डा बाय 2 हो जाएगा और ये सेकेंड हाफ ये भी हमारा लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो हमारा पहले केस में क्या था, n इज इक्वल टू 1 में l जो हमारा था लैम्डा बाय 2 के बराबर, यानी पूरा का पूरा एक आ जाएगा पूरी लेंथ में। दूसरे में क्या था, लैम्डा बाय 2 ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय 2 के बराबर था जब n2 था। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा साई का प्लॉट, है ना। और अगर मैं देखूँ तो n 3 होगा तो हमारा l क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2, यानी कि 3 लंप बन जाएंगे कुछ ऐसे से, 3 बनेंगे, यानी कि एक ऊपर एक नीचे और एक फिर से अगेन ऊपर, ऐसा सा कुछ बन जाएगा। तो आई होप जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था वो आपको फिर से क्लियर हो गया हो, ऐसा सा कुछ आ जाएगा। अब आती है बात जहाँ पे कहीं पे भी अगर आपका पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, ये साइज पे है, साई का ग्राफ है। तो साई का ग्राफ बता रहा है कि इनिशियल में जो वॉल है वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, वॉल पे क्या है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो यहाँ पे और यहाँ पे तो 0 है। ऐसा ही नहीं, बीच में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो अगर कहीं पे बॉल के अलावा कहीं पे भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो इनसाइड द बॉक्स, उस पोजीशन को मैं कहता हूँ नोड। तो ये और ये मुझे क्या दिखा रहे हैं, नोड। और अगर मैं देखूँ तो n इज इक्वल टू 1 के केस में, n इज इक्वल टू 2 के केस में और n इज इक्वल टू 3 के केस में, n1 में 0 नोड थे। क्यों, ग्राफ ऐसा आ रहा था। n2 में मेरा 1 नोड था। क्यों, ग्राफ मेरा ऐसा आ रहा था। n3 में मेरे 2 नोड थे। क्यों, ग्राफ मेरा ऐसा सा आ रहा है। तो अगर मैं इसको समझूं तो मुझे ये समझ में आ जाता है, जितने भी मेरे नोड होंगे वो क्वांटम नंबर जो भी है, क्वांटम नंबर उसमें से एक कम आएगा। अब ये क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर नहीं है जो हम जनरली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ते हैं। ये क्वांटम नंबर मेरा ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बता रहा है। इसको कहूँगा ट्रांसलेशनल मोशन क्वांटम नंबर। तो जो भी हमारे नोड आएंगे वो आएंगे क्वांटम ट्रांसलेशनल मोशन क्वांटम नंबर -1। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा बॉक्स का, ये कहता है साई 1 साई 3 एंड साई 5, साई 1 साई 3 एंड साई 5 जो है हमारे सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। और साई 2 साई 4 साई 6 ये कैसे हैं हमारे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द बॉक्स। कैसे पता लगा रहे हैं, अगर साई 1 देखूँ तो वो कैसा आ रहा था, ऐसा n इज इक्वल टू 1। साई 2 देखूँ तो वो क्या है हमारा n इज इक्वल टू 2 के लिए है, तो वो कैसा आ रहा था, ऐसा। तो देखो सेंटर से ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा था, यानी ये एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक। और ये कैसा सिमेट्रिक है। अगला देख लेते हैं, अगला मेरा कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था। सेंटर से देखूँ तो इधर और इधर मेरे को क्या मिल रहा है, सेम चीज़ मिल रही है। इट मीन्स n3 भी क्या है मेरा सिमेट्रिक। ऐसे ही 1 3 5 7 9 11 ये सभी क्या आएंगे मेरे सिमेट्रिक आएंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। और इवन वाले मेरे क्या आएंगे एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द बॉक्स। चलिए फीचर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। फीचर नंबर 3 कहता है अगर हमारे नोट्स बढ़ेंगे तो मेरी एनर्जी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। एज द नंबर ऑफ नोट्स इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस। तो नोट्स जो होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, n-1 के बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया। और मेरी एनर्जी क्या होती है, n²h² 8ml²। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो ये हो जाएगा नोट्स +1 का स्क्वायर n²h² 8ml²। ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तो एनर्जी बढ़ेगी जैसे जैसे मेरे नोट्स इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट फीचर हमें क्या बताता है, अगर मैं देखूं तो कहता है जब n की वैल्यू लो है तब क्या होता है भाई, पार्टिकल अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी से रहता है। यानी कि बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, साइड में कम टाइम स्पेंड करेगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं और बढ़ता हूँ तो देखता हूँ भैया कि कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। और जैसे ही n की वैल्यू बहुत हाई होगी तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इट मीन्स पार्टिकल हमारा जैसे जैसे n की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी तो पार्टिकल जो है वो हर जगह पाया जाएगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हर जगह इक्वल हो जाएगी। और इस जगह पे हमारा जो क्वांटम वाला फिनोमेना है, यानी कि क्वांटम वाला जो मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ सेम बिहेवियर शो करेगा। जो नॉन यूनिफॉर्मिटी थी डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल के लोअर लेवल में, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ही n इंक्रीज करेगा हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल है उसमें यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी। और जब भी n की वैल्यू बहुत हाई होगी तो हम क्लासिकल बिहेवियर
को भी या फिर क्लासिकल लॉज को यूज़ कर सकते हैं, और हमारा क्वांटम मैकेनिक्स सेम चीज़ें बताएगा जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स प्रेडिक्ट करता था, जब n की वैल्यू क्या होगी, वेरी वेरी हाई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो बॉक्स की लेंथ क्या थी, 0 से l थी। हमारा वेव फंक्शन क्या आया, हमारा आया √2/l sin n pi x by l आया। एनर्जी क्या आई मेरी, n²h²/8 ml²। अगर मेरी बॉक्स की लेंथ अलग हो जाए तो मेरा वेव फंक्शन और एनर्जी किस तरीके से चेंज हो सकती है। सपोज मैं इसकी लेंथ कर देता हूँ 2l, तब क्या होगा, जो मेरा वेव फंक्शन है वो कुछ चेंज हो जाएगा, √2/l sin n pi x by 2l, ऐसा सा कुछ हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा 1/√l sin n pi x by 2l। और एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, n²h²/8 m2l का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी n²h²/32 ml²। अगर मेरी लेंथ ऑफ द बॉक्स -l to l होती तब क्या होती, तो मेरा वेव फंक्शन हो जाता √1/l sin n pi x by 2l, और यहाँ पे जो मेरी n की वैल्यू होती वो होती E1, और ओड n के लिए मेरी वैल्यू आती है √1/√l या फिर √1/l cos n pi x by 2l, और जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो आती है n²h²/8 नहीं 32 ml²। कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो होती ओड। तो इन्हीं के हिसाब से मेरा साई और साई स्क्वायर का ग्राफ भी प्लॉट होता। बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी को पार्टिकल इन अ बॉक्स अच्छे से समझ आया होगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।